नमस्कार, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। आज हम पहुंचे हुए हैं सुखसेना में। जी हां, सुखसेना में आए हैं और आज मनाने 5वीं पुण्यतिथि खगेश चंद्र झा जी के। और इस मौके पे हमारे बीच में मौजूद हैं दिल्ली से आए सुर सम्राट धीरेन्द्र कांत जी। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आज यहाँ पर जो सुखसेना की धरती पे आए हैं, किस तरह का माहौल बन रहा है। बहुत खूबसूरत माहौल है। पहले भी मैं यहाँ पर आया था। यहाँ के सभी श्रोता बहुत उच्च कोटि के हैं और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस कार्यक्रम के लिए। जी धीरज जी, हम आपके गानों को फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुनते रहते हैं, देश विदेश में भी जाते हैं। क्या ऐसी खासियत है कि लोग आपके पीछे, आपके दीवाने होते जाते हैं? क्या वो भाव है गाने का? देखिए, मैं सात्विक गीत गाता हूँ, चाहे वो गज़ल हो, चाहे भजन हो, चाहे गीत हो। मैं सब दिन से ऐसा ही गीत गाता हूँ जो मैं अपनी माँ बहन के सामने भी गा सकूँ। इसीलिए लोग मुझे ज़्यादा लाइक करते हैं। और इतना संगीत में थोड़ा सा गंदगी फैला हुआ है। हम ये सोचते हैं कि साफ़ सुथरा चीज़ हो तो लोगों से मुझे स्नेह मिले, और वही स्नेह मुझे मिलता आया है। पिछले दिनों आप दुबई गए थे, वो कौन सा गाना वहाँ पर आपने गाया जो लोगों को पसंद आया? हम चाहेंगे हमारे कोशी आलोक देखने वाले दर्शकों को सुनाएं। जी जी, ऐसे तो बहुत सारे गीत मैंने गाए थे, क्योंकि वहाँ पर 6 प्रोग्राम मेरा हुआ था। और वहाँ पर मैंने रचाए सृष्टि, मुझे दास बना के रख लेना, वो बहुत सारे भजन गाए थे जो हमारे काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। सभी श्रोताओं का फरमाइश आता गया और मैं गाता गया। जो फेमस गाना वो चाहेंगे सुनाएं। जी, मेरा सबसे ज़्यादा फेमस गीत है रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। धीरज कांत मौजूद थे और हैं भी यहाँ पर, जो आपको जानकारी दे रहे थे। बस कुछ ही देर में इनका शो शुरू होने वाला है। हम वहाँ पर इनके गीतों को सुनेंगे, नगमों को सुनेंगे और देखेंगे किस तरह वो गाते हैं और आपको कितना खुश कर पाते हैं। फिलहाल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे एक भव्य और बड़ा और कई कोर्स लेकर के हमारे राजीव जी जो डायरेक्टर हैं स्कॉलर्स कॉलेज के, उनका ये सपना है कि जिस तरह का एजुकेशन बड़े शहरों में मिलता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में, उस तरह का एजुकेशन यहाँ पूर्णिया के रूरल एरिया में, गांव में बच्चों को मिले। तो उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए ये लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत अच्छा कैंपस बनाया है। आज हमने भी कैंपस को विजिट किया है और मैं समझता हूँ कि पूर्णिया की धरती पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनेगा जो इस देश के लिए और इस स्टेट के लिए मिसाल होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नितिन कुमार हुआ। मैं ओएसिस एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन का मैनेजिंग ट्रस्टी चेयरमैन हूँ। खगेश चंद्र झा 12 पूत पिता के धर्म में, पिता का दायित्व उन्होंने ऐसा निर्वाह किया कि ऐसे राजीव जी जैसे पुत्र हुए। और ये दिल्ली में रह के पढ़ाई करके और गांव की ओर ताक रहे हैं, कम बात नहीं है। अब शहर के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आएंगे और हमको लगता है यह स्कूल बहुत ही सफल होगा। इनकी जो तमन्ना है और इनका जो प्रयास है वह काफ़ी काम करेगा। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे स्कॉलर ग्रुप एजुकेशन जो खुल रहा है, उच्च स्तरीय शिक्षा अब कस्बों में मिलेगी, गांव में क्या कहेंगे? गांव में स्कॉलर का अभी तक जो रहा है कार्यक्रम और उसकी प्रगति और उपलब्धि, उससे लग रहा है कि यह स्कूल इस पूर्णिया इलाके में गांव वाले के लिए एक बहुत अच्छा स्कूल हो, बहुत अच्छा स्कूल। क्या परिचय हुआ सर? है परिचय अपना बता दें। मैं बीएन मंडल में प्रोफेसर था, रिटायर कर गया, इकोनॉमिक्स में था। अब हम बात करते हैं खगेश चंद्र झा जी के पुत्र हैं राजीव कुमार, उनसे हम बात करते हैं। आज उन्होंने पुण्यतिथि अपने पिता की मना रहे हैं 5वीं। क्या कहेंगे उसके बारे में? आज हर वर्ष की तरह पापा की पुण्यतिथि है और 14 दिसंबर को ही पापा एक्सपायर हुए थे और आज हम 5वीं पुण्यतिथि उनकी मना रहे हैं। और हृदय में खुशी भी है और गम भी है कि आज के दिन ही पूरी कहानी याद आती है कि कैसे हमने उनको विदा किया। और जब गंगा जी उनको लेके गया और उसी वक्त श्री बालाजी महाराज का वहाँ मुझे सामने मंदिर दिखा और ऐसा लगा कि हम उनको समर्पित कर रहे हैं। और आज बड़े बड़े रिस्क लेते हैं
जो हम इस इलाके में भी अभी उन्हीं की कृपा से करने जा रहे हैं, उन्हीं के प्लॉट पे करने जा रहे हैं। तो दिल में एक बहुत बड़ी तमन्ना है, बहुत बड़ी सोच उन्होंने दी है और पापा को ही याद करके जब भी मुश्किलों में पड़ता हूँ, जब भी मुश्किलातें आती हैं तो पापा को ही याद करता हूँ और बहुत ताकत मिलती है। और ये हमें खुद भी नहीं पता कि अभी यहाँ क्या क्या बनने वाला है, क्या क्या बनेगा, बट जहाँ तक हमारे अपने समर्पण की भावना है तो पापा को स्मरण करके अपने आप को पूरा समर्पित कर चुका हूँ। और दिल्ली से आके जो है एक तमन्ना है कि यहाँ इस तरह का इंटरनेशनल स्कूल खुल रहा है जो कि अप्रैल में हम शुरू भी कर रहे हैं, जनवरी से उसके एडमिशन्स भी चालू हो जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम इस इलाके के बच्चों का जो बच्चा जिसको कि एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और उसकी कुछ मजबूरियाँ होती है उसके फादर की, तो वो कम से कम उसकी मजबूरियों को हम दूर करें। तो ये बताएं कौन से स्कूल खोलने हैं, कितनी पढ़ाई कब से? ये बेसिकली अभी तो जो हमारा एफिलिएशन जो हमें मिलेगा वो नर्सरी टू 12th का ही है, बट उसमें अभी जो मैनेजमेंट से बात चल रही है, जो हम अभी अप्रैल में शुरू कर रहे हैं, वो नर्सरी से लेके नर्सरी केजी और क्लास 1 से लेके 5th तक चलेगा। और नेक्स्ट ईयर हमारा उसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी बन रहा है जिसमें हॉस्टल भी बच्चों का बनेगा। अगले साल से उसमें हॉस्टल में भी बच्चे कैंपस में पढ़ेंगे। सर ये हम जानना चाहेंगे कि सब दिल्ली का रुख करते हैं, बड़े शहरों का रुख करते हैं, आप फिर दिल्ली से लौटकर गांव का रुख क्यों किया और क्यों स्कूल खोलने? इसमें दो बातें हैं जो बहुत ही सच है। पहला, पापा का इमोशन। जब मैंने दिल्ली में पढ़ाई लिखाई की और दिल्ली पहुंच के वहां सारा अपना सेटअप बनाया, वहां के बच्चों को एजुकेशन दिया, और पापा के जाने के बाद जब वापस यहाँ आया तो जहन में कहीं ना कहीं हुआ कि जितनी मेहनत करके हमने वहाँ किया है तो पापा के नाम से ही ट्रस्ट बना के यहाँ स्कूल और कॉलेज बनाए। और दूसरी बात है कि हमारी ये भी इच्छा है कि, और मुझे विश्वास भी है कि होगा, कि जो हम यहाँ रेजिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं उसमें दिल्ली से बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे, दिल्ली से पढ़ने आएंगे। उसमें ये बात है कि भाई जो बच्चे में आजकल दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, वैसे एजुकेशन दिल्ली की बहुत अच्छी है, बट जितना वहाँ पॉल्यूशन है तो मुझे पूरा अंदाज़ा है। और दूसरी की मेरे क्लाइंट से भी बात होती है तो वो भी तरस ही रहे हैं कि कब सर वहाँ हॉस्टल खुलेगा और कब हम अपने बच्चों को वहाँ जाके दिखाएंगे और कब उसका हम वहाँ एडमिशन लेंगे। तो ये दो बातें हैं। और तीसरी ये भी है कि यहाँ जो इलाके के बच्चे हैं उनको दिल्ली जैसा माहौल, एक दिल्ली जैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसी के पीछे हमारी सारी मेहनत है। तो ये थे राजीव कुमार, स्कॉलर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक, जो तमाम जानकारी आपको दे रहे थे। और लास्ट में इन्होंने जाते जाते ये कह दिया कि अब दिल्ली के बच्चे अब सीमांचल में यानी पूर्णिया में आकर पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और आइए अब हम सीधे कार्यक्रम का रुख करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज श्री खगेश चंद्र जी का 5वीं पुण्यतिथि है। भगवान ने इस सृष्टि पे सबको एक ना एक दिन अपने पास जरूर बुलाया है, पर फर्क तो सिर्फ एक चीजों का होता है कि कौन क्या कर्म करके जा रहा है। अच्छे कृत किए हुए लोग जो कि इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी यादें सदैव हमारे साथ रहती हैं। जैसे कि आप सभी लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं, श्री खगेश चंद्र झा जी के चैरिटेबल फाउंडेशन की उनकी याद में किया जा रहा है। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहते हैं। हाँ, ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि श्री खगेश चंद्र जी को दिया। इसके बाद मैं आप सभी लोगों के बीच में अनुग्रह करती हूँ BN मंडल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री सुधांशु सिंह जी। सबसे पहले मैं अपने ससुर जी स्वर्गीय खगेश चंद्र झा को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं नमन करती हूँ और मैं प्रणाम करती हूँ
आज वो ऐसा संतान को यहाँ इस धरती पर जन्म दिया जो मेरे गांव का धरती पवित्र हो गया। भगवान से मैं दुआ करती हूँ कि इसी तरह संतान हर पुरुष को ऐसा ही पैदा हो ताकि गांव का विकास बहुत आगे तक चले। और ये यहाँ नहीं, आज ये सुखसेना को प्रखंड में नहीं जानता था, लेकिन आज हमारे गांव ये सुखसेना दिल्ली तक पहुंच गई है। मेरे बदौलत नहीं, उस संतान की बदौलत जो आज इस माहौल बनाए हैं। इस गांव में कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानते थे जो श्रद्धांजलि और पुण्यतिथि किसे कहते हैं। आज हर एक बच्चों और बुजुर्गों को उसने जानकारी दिए और मेरे गांव को विकास किए, एक एक बच्चों को आगे बढ़ाए। सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने आए हुए हैं मेरे ससुर जी एवं भसुर जी एवं दादाजी, सबको मैं प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं यही कहूँगी, मैं उस माँ को धन्यवाद देती हूँ जिसने इस तरह का संतान को पैदा किया। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। संतान राजीव बाबू जैसे हो, हजारों जैसे नहीं। मैं इसके लिए मुझे बहुत आज खुशी हो रही है। भगवान करे सबको ऐसा ही संतान दे। आप 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आदरणीय परम पूज्य खगेश बाबू के श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज का दिन राजीव बाबू के लिए थोड़ा दुख के साथ साथ खुशी का भी दिन है कि वो अपने पिताजी के किए हुए कृत्य को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी यह देन है जिसके कारण आज राजीव बाबू इतने आगे बढ़ रहे हैं। पिता के धर्म से पुत्र का विकास होता है, इसको राजीव बाबू ने सत्य करके दिखा दिया है। और परमादरणीय खगेश बाबू ने जो भी किए उससे कई गुना मिलता है पुत्र को। वो आज की इस सभा में और राजीव बाबू ने चरितार्थ करके हम सबों को एक प्रेरणा का स्रोत दिए हैं। और उस माता जी के भी श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ और चाहूँगा कि समाज में इसी तरह सभी पिता हो। जब तक पिता सही नहीं होंगे पुत्र का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। बहुत हृदय से उनके चरणों में मेरा प्रणाम। और सब लोग जान ही रहे हैं कि आज का जो फंक्शन है वो किस उपलक्ष्य में रखा गया है। और आज का जो फंक्शन है, कहते हैं जहाँ खुशी और गम में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा कि इसकी खुशियाँ मनाऊं या गम मनाऊं। आज की जो तारीख है 14 दिसंबर, जब सुबह उठता हूँ पूरी कहानियां याद आती है। और माँ के साथ किचन में था, उसको नहीं बताया और मुझे एकदम से याद आया कि जैसे सवेरा हुआ तो पापा को एम्स में पापा के साथ ही था और पापा की पोटी साफ कर रहा था। 3-4 दिन से उनको बहुत ज़्यादा कंस्टिपेशन हो गया था। डॉक्टर ने लास्ट डेट था उनका और डॉक्टर ने कहा कि इनको बहुत ज़्यादा कंस्टिपेशन है, इनको काफ़ी दिन से टॉयलेट नहीं हुआ है, तो हमने एक दवाई दी है। तो ये सारी कहानियां मुझे याद आ रही थी। और जब डॉक्टर ने मेरे से कहा कि राजीव मेरे फादर अगर ये होते तो मैं इनको घर लेके चला जाता, क्योंकि ये बताना बहुत मुश्किल है कि इनका पल अब 1 घंटे का है कि 10 घंटे का है कि 1 दिन है या 2 दिन है। तो मेरे फादर अगर होते, क्योंकि एम्स में क्या होता है कि जब आपकी डेथ होती है किसी की भी तो व्हाइट कलर के कपड़े में उसको लपेट देते हैं और आपके हवाले कर देते हैं कि आप अपने पेशेंट को अब ले जाइए यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको व्हाइट कपड़े में लपेटे, इससे बेटर है कि
इनको घर ले जाइए और इनका जो पोता है या पोती है जो भी है तो संतान है, वाइफ है इनकी, तो ये सब कम से कम जितने भी देर अब ये पल बिताएंगे तो इनको वहीं ले जाएं और ये वहीं रहेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। और मेरी इतनी ज्यादा इमोशन थी पापा के साथ कि वो डॉक्टर मुझे ये बताने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था कि मेरे से वो साफ साफ कह दे कि अब आपके पापा ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे। मुझे याद है मैंने डिसीजन लिया कि पापा को अब लेके हमें चलना चाहिए। एम्बुलेंस किया, ड्राइवर था मेरे साथ में, पापा का केयर टेकर था मनोज, और हमने पापा को एम्बुलेंस में बिठाया। और बिठाने के बाद जब हम वहां से चले तो मुझे याद है कि मैं उनके चरणों में बैठा हुआ था और उनके सिर के पास वो मेरा ड्राइवर और केयर टेकर बैठा हुआ था और वो दोनों आपस में बुदबुदा रहे थे। बार बार मैं उनसे पूछता था कि पापा की सांस तो चल रही है ना। थोड़े देर तक तो उन्होंने कहा कि हाँ सर सांस तो चल रही है, लेकिन उनके औ भाव से मुझे थोड़ी देर में ही लगा। पापा उनसे कुछ नहीं कहते थे और मुझे कहते थे हमेशा, जब भी खाना खा लेते थे तो मुझे कहते थे हल्का खाना खाना, चिंता मत करना, तुम्हें मैं फोन करूंगा जब मैं खाने बैठूंगा। और वो हेडमास्टर के साथ ही बैठते थे खाने भी। और जब वो खाना बनाने वाला फनी भैया होते थे, उनका नाम फनी था, वो जब खाना परोस देते थे और जब मांस परोसा जाता था तो धीरे से आवाज देते थे ननू, और मैं फौरन भागता हुआ आता था, खाता था। हेडमास्टर साहब देखते भी थे। सुबह दोनों की बहुत झगड़ा भी होती थी, जिसपे फादर कहते थे कि आप खा सकते अपने बिना बेटे का, मैं नहीं खा सकता। तो वो जो उनका प्यार देखा कि एक बाउंड्री को पार करके, और दूसरी तरफ जो उनका शासन था जिसमें कोई भी मतलब कह सकते हैं कि सीमा को वो पार कर जाते थे गुस्से में। मुझे याद है जब मैंने 10th का एग्जाम दिया 90 में और मेरे 3rd डिवीजन आए। आज जहां गैरेज बना है, गाड़ियां लगी है, ये सब बात मेरे दिमाग में चलती रहती है जहन में। तो आज वहां पे गाय होती थी हमारी, पहले मैं वहां खेल रहा होता था और मेरा रिजल्ट आया 10th का। पापा एक बैग लेके चलते थे हमेशा अपने साथ। मैं देख रहा हूं मैं वहां खेल रहा हूं, गठुल्ला बोलते थे उसको हम, आप लोग जान ही रहे होंगे। और उस गठुल्ला में मैं जब खेल रहा था तो पापा को देखा, उधर से आए और आंख देखा उनकी बिल्कुल लाल। मुझे समझ आ गया कि आज कुछ न कुछ तो लगता है गड़बड़ हो गया। मुझे पता नहीं था कि रिजल्ट आया हुआ। मेरे से कह रहे कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा खेल रहा हूँ। बोले कि फौरन उठो यहाँ से। आंगन आए, बोले वो कुदाल उठा लो अपने हाथ में। और ये पूछने तक की हिम्मत नहीं थी कि कुदाल क्यों उठाऊं, क्या करना है इसका। और बोले ये कुदाल आज जो आप लोग पीछे देखे हैं ये भी हमारी बहुत बड़ी यादगारी है, इसको हम बाड़ी बोलते थे जो आज किचन गार्डन बना हुआ है। बोले कि उस बाड़ी में चले जाओ और कैला को देखा, हमारा नौकर होता था कैला, कैला को देखा है ना कैसे कुदाल चलाता है, कुदाल चलाओ 3 घंटे के बाद मिलूंगा तुमसे आके। और वो एकदम गर्मी थी, धूप था, और कुछ बिना पूछे मैंने कुदाल चलाना वहां शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे जहन में आई कि कोई न कोई तो बहुत बड़ी गलती हो गई है और कुदाल तो अब चलाना ही पड़ेगा। और मैं कुदाल चलाता रहा। और मुझे याद है मेरी दीदी सरोज दीदी जो अपने हस्बैंड डॉक्टर साहब के साथ आए, और आते थे तो सब लोग बहुत प्यार करते थे। छोटा थे, बोले अरे बॉबी को नहीं देख रहे हैं? पापा बोले बॉबी, बॉबी बाड़ी में जो है कुदाल चला रहा है। वो आए, एकदम से देखा मुझे, उन्होंने एकदम हृदय से लगा लिया, अरे क्या बात है। तब जाके वो बोले इसका रिजल्ट आ गया और ये 10th के अंदर 3rd डिवीजन लाया है। मुझे याद है कि 1 महीने तक उन्होंने मेरे से बात नहीं की। इसी गोल बरंडा में मैं पापा के साथ ही सोता था। रोज रात को सारी बातें लोरी पढ़ाते थे, सिखाते थे जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे चलना है। लेकिन उनका 1 महीने तक ये सारा सिलसिला बंद रहा। और उसके बाद जो है बहुत हिम्मत करके, मुझे याद है कि मैंने एक चिट्ठी लिखी, पापा जिंदगी में एक मौका देने का, आप अगर दे पापा तो आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूंगा, मुझे एक बार और 10th में एग्जाम देने दें। ईश्वर ने चाहा, दोबारा से पापा ने माफ किया। 10th का एग्जाम भी दिया, पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और वहां फिर पढ़ाई की। और जो भी आज हमारे पास ईश्वर की कृपा से है वो सब मेरे पापा की देन है। किया जा रहा है, किया गया, ये भी सम्मानित किया गया करते हुए अनुज। और आखिरी पास में भगवन तेरे दरबार तेरे
मुझको भी बना लो दास, मुझको भी बहुत लाचार दया की आस में भगवान तेरे दरबार तो मेरी दीनता सुन लो, तो हाजिर हूँ जगत के मोह में डूबा, जगत के मोह में डूबा मैं एक गुनहगार आया, दया की आस में भगवान तेरे दरबार स्वीकार कर लेना, प्रभु स्वीकार कर लेना। मैं चाहूँगा ये बहुत ही खूबसूरत भजन है, अगर आपके ताली का साथ मिल जाता तो मजा आएगा। सभी लोग मीठी ताली बजाएं, लेकिन मैं तो कोई नेता हूँ नहीं, साथ साथ में ताली बजाएगा, मैं तो बस भजन गाने आया। मीठी मीठी ताली मेरे साथ एक बार। ठंड बहुत है, ताली बजाएंगे तो ठंड कट जाएगी, किसी को ठंड नहीं लगेगी। सभी को दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मीठी मीठी ताली का जितना सहयोग कर दीजिएगा, भजन उतना ही बन जाएगा, उतना ही आनंदित हो जाएगा। है सच्चिदानंद की प्रभु स्वीकार कर लेना, प्रभु हमने लगाया तेरे। तो राजीव सर, मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरे नजरों के सामने जरूर रहिए सर, प्लीज। जो पेड़ हमने लगाया तेरे
उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि चला रही है। ये भजन आपने पहले सुना है कि नहीं? सुना है। ये मेरा भजन है, और ये भजन नहीं मूल मंत्र है। मेरे जीवन को गति प्रदान ही नहीं किया, बल्कि जीवन को एक लक्ष्य के समीप लाके खड़ा किया है इस भजन ने। पूरी दुनिया में धीरज से धीरज कांत इस भजन ने बनाया है। जहाँ जाता हूँ मोहब्बत मिलती है। जी भर के लोग हमसे प्यार करते हैं, जी भर के आशीर्वाद देते हैं। आइए, ये बहुत ही पवित्र भजन में आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। हमको जो कुछ मिलना है, जो कुछ खोना है, स्वर्ग में सब यही है। तभी तो कहते हैं इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। इतवार लगे हैं, इतवार लगे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है।